हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद है कि आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और पढ़ाई-लिखाई भी चल रही होगी। अभी तक जो इसके पहले की वीडियो में आप लोगों ने देखा जैन धर्म, बौद्ध धर्म, भागवत धर्म। आज मौर्य काल की शुरुआत करते हैं और पीडीएफ को शुरू करने से पहले आपसे उम्मीद है, आशा है कि आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चैनल को लाइक भी कर लें तथा इसे शेयर भी अपने दोस्तों में कर लें ताकि भिन्न भिन्न परीक्षाओं की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए आपको इतिहास से संबंधित जितने भी वीडियो डाले जाए सब आपको प्राप्त होता रहे। आइए शुरू करते हैं मौर्य काल। तो मौर्य काल की जो शुरुआत है, इनका समय याद कर लें 323 ईसा पूर्व से 184 ईसा पूर्व तक ये मौर्य काल का समय है। फिर प्रश्न उठता है मौर्य काल की जो शुरुआत होती है 323 से 184 ईस्वी पूर्व, तो हमें इसकी जानकारी कहाँ से प्राप्त होती है? तो इसकी जानकारी का मुख्य स्रोत साहित्य है। साहित्य से हमें मौर्य राजवंश के विषय में जानकारी प्राप्त होती है। ब्राह्मण साहित्य में पुराण, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, विशाखदत्त का मुद्रा राक्षस, महाभाष्य पतंजलि का आदि से हमको मौर्य राजवंश की जानकारी प्राप्त होती है। लेकिन दोस्तों, जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, वह सबसे अधिक जानकारी देता है। मौर्य प्रशासन के अतिरिक्त चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी ये प्रकाश डालता है। दो चीजें, सबसे महत्वपूर्ण जो अर्थशास्त्र है कौटिल्य का, वह मौर्य काल की जानकारी देता है तथा मौर्य काल की जानकारी के साथ साथ वह चंद्रगुप्त मौर्य के व्यक्तित्व पर भी प्रकाश डालता है। बौद्ध ग्रंथ भी मौर्य साम्राज्य की जानकारी देता है, जिसमें दीपवंश है, महावंश है, महाबोधि संघ है, दिव्यावदान है। ये कुछ बौद्ध ग्रंथ हैं जो हमें मौर्य साम्राज्य की जानकारी बताते हैं। इसके अलावा जैन ग्रंथ भी है। भद्रबाहु का कल्पसूत्र है, हेमचंद्र का परशिष्ट पर्वन है। ये सभी हमें मौर्य काल की जानकारी देते हैं। ये तो रहा साहित्य जो हमें मौर्य साम्राज्य के विषय में जानकारी देते हैं। उसके अलावा कुछ विदेशी विवरण हैं। वे विदेशी विवरण भी हमें मौर्य डायनेस्टी की जानकारी देते हैं, जैसे एस्ट्रियो कार्टियस, डियोहोरस, प्लिनी, एरियन, जस्टिन, प्लूटार्क, नियार्कस, मानव सिक्रियट्स, आस्ट्रियोबुलस। ये जो पुरानी क्लासिकल लेखक है, उनके विवरणों से हमें जानकारी प्राप्त होती है मौर्य काल की। इसके अलावा जो पुरातत्व हैं, वे भी मौर्य काल की जानकारी देते हैं। पुरातात्विक साक्ष्यों में अशोक के जो अभिलेख हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। इन अभिलेखों में हमें अशोक के शासनकाल की समस्त जानकारी मिलती है। अशोक के अभिलेख के अलावा शक महाक्षत्रप रुद्रदामन के जूनागढ़ लेख,
काली पालिश वाले मृद भांड तथा चांदी व तांबे के पंचमार्क के सिक्के भी मौर्यकालीन इतिहास की जानकारी देते हैं। तो सबसे पहला सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य, इसका जो समय है 323 से 295 ईसा पूर्व। इसके विषय में जो महत्वपूर्ण चीजें याद करने वाली चीज है वह है कि अपने गुरु चाणक्य की सहायता से अंतिम नंद शासक घनानंद को पराजित करके 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की नींव डाली थी। मौर्य साम्राज्य की जो शुरुआत की थी वह चंद्रगुप्त मौर्य ने किसकी सहायता से? अपने गुरु चाणक्य की सहायता से, जो अंतिम शासन था नंदों का और उसका जो सम्राट था घनानंद था, उसको पराजित करके और 25 वर्ष की आयु में चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी। ब्राह्मण साहित्य में चंद्रगुप्त मौर्य को शूद्र, बौद्ध, जैन ग्रंथ, क्षत्रिय, विशाख दत्त कृत मुद्रा राक्षस, ब्रिसल, निम्नकुल आदि का बताते हैं। इसके अलावा यूनानी लेखक प्लूटार्क भी कहता है कि चंद्रगुप्त 6 साल की सेना उसने 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला और उस पर अधिकार कर लिया। जस्टिन ने भी इसी प्रकार के भी विचार अपना प्रकट करता है। तो प्लूटार्क कहता है चंद्रगुप्त को कि 6 लाख की सेना लेकर संपूर्ण भारत को रौंद डाला। जस्टिन ने भी कमोबेश यही विचार व्यक्त किया है। 305 ईस्वी में चंद्रगुप्त ने उस समय के यूनानी शासक सेल्यूकस निकेटर को पराजित किया। कब पराजित किया? याद रखिए 305 ईस्वी में। और संधि के बाद सेल्यूकस ने चंद्रगुप्त से 500 हाथी लेकर हेरात, अराकोसिया, कांधार, जेड्रोसिया एवं तेरापनुटाई काबुल के क्षेत्रों में के कुछ भाग उसको दिए थे। दोनों देशों के बीच वैवाहिक संबंध भी स्थापित हुए। सेल्यूकस ने क्या किया कि उसने अपनी पुत्री का विवाह चंद्रगुप्त से करके उपयुक्त चारों प्रांत दहेज के रूप में दे दिया और मेगास्थनीज को अपने राजदूत के रूप में चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था। चंद्रगुप्त के दरबार में भेजा था मेगास्थनीज को, और चंद्रगुप्त सेल्यूकस के युद्ध का वर्णन एपियानस ने किया है। किसने किया है इस युद्ध का वर्णन? एपियानस ने। चंद्रगुप्त मौर्य का साम्राज्य कहां से कहां तक फैला हुआ था? उत्तर पश्चिम में ईरान, जिसे आप फारस कहते हैं, इससे लेकर पूर्व में पंजाब तक, उत्तर में कश्मीर से लेकर दक्षिण में उत्तरी कर्नाटक या मैसूर तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। उसके अलावा चंद्रगुप्त मौर्य की जो दक्षिण भारत की विजय थी उसके विषय में जानकारी हमको कहां से प्राप्त होती है? उसकी जानकारी हमें तमिल ग्रंथ अहनानूर एवं मुर्नानूर तथा अशोक के अभिलेखों से प्राप्त होती है। ये चीजें याद करने की चीज है। दक्षिण भारत की जो विजय है चंद्रगुप्त मौर्य का, उसकी जानकारी हमको तमिल ग्रंथ अहनानूर, मुर्नानूर, ये दोनों ग्रंथ तमिल के हैं। इससे हमको चंद्रगुप्त मौर्य की दक्षिण भारत की विजय को दर्शाती है, और अशोक के जो अभिलेख हैं उससे भी हमको दक्षिण भारत की विजय की जानकारी
प्राप्त होती है। बंगाल पर चंद्रगुप्त की विजय महास्थान अभिलेख से प्राप्त होता है। बंगाल पर जो चंद्रगुप्त की विजय थी वह हमें बताती है महास्थान अभिलेख से, और उनके बारे में कहा गया है कि जीवन के अंतिम चरण में वह पुत्र के पक्ष में सिंहासन छोड़कर चंद्रगुप्त मौर्य ने जैन मुनि भद्रबाहु से जैन धर्म की दीक्षा ली और श्रवण बेलगोला मैसूर में स्थित है, वहां जाकर के 298 ईस्वी में उपवास करके अपने शरीर का त्याग कर दिया। जैन लेखों के अनुसार चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल के अंतिम में मगध में 12 वर्षों का भीषण अकाल भी पड़ा था। ये जैन लेखों में उल्लिखित है कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन ही काल में मगध में 12 वर्ष तक भीषण अकाल पड़ा था। उसके बाद आता है बिंदुसार 298 ईसा पूर्व से लेकर 272 ईसा पूर्व तक। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उसका जो पुत्र था बिंदुसार वही गद्दी पर बैठा। यूनानी जो लेखक हैं, यूनानी लेखक इसे अमित्रोचेट्स कहते हैं, जिसका मतलब होता है अमित्र घात। वायु पुराण में मंदसार तथा जैन ग्रंथों में सिंहसेन कहा गया है। बिंदुसार के समय में भी पश्चिमी यूनानी राज्यों के साथ मैत्रीपूर्ण संबंध भी कायम रहा। डायमेकस तथा डायोनिसिस 2 विदेशी राजदूत उसके दरबार में आए थे। स्ट्रैबो कहता है सीरिया शासक एंटियोकस ने डायमेकस नामक अपने एक राजदूत को बिंदुसार के दरबार में भेजा था। प्लिनी के अनुसार मिस्र के शासक टॉलमी द्वितीय फिलाडेल्फस ने डायोनिसिस नामक एक राजदूत मौर्य दरबार में भेजा था। एथेनियस नामक एक अन्य यूनानी लेखक ने बिंदुसार तथा सीरिया के शासक एंटियोकस प्रथम के बीच मैत्रीपूर्ण पत्र व्यवहार का विवरण दिया, जिसमें भारतीय शासक ने उसे 3 वस्तुएं उनसे मांग की थी। पहला मीठी मदिरा, दूसरी जो वस्तु थी सूखी अंजीर, और तीसरा था एक दार्शनिक। सीरियाई सम्राट ने प्रथम 2 मीठी मदिरा और सूखी अंजीर वस्तु दी, लेकिन तीसरी वस्तु जो दार्शनिक था उसके संबंध में यह कहलवा कर भेज दिया कि यूनानी कानून के अनुसार दार्शनिकों का विक्रय नहीं किया जा सकता। तीसरी वस्तु का इनकार कर दिया। दिव्यावदान में बिंदुसार के समय में तक्षशिला जो प्रांत था उसमें 2 विद्रोह हुए, जिसका दमन करने के लिए पहली बार अशोक को और दूसरी बार सुसीम को भेजा गया था। बिंदुसार आजीवक संप्रदाय का अनुयायी था। दिव्यावदान से पता चलता है कि उसकी राजसभा में आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी रहता था। आजीवक संप्रदाय का एक ज्योतिषी निवास करता था। उसके बाद अशोक का समय आता है 273 ईसा पूर्व से 232 ईसा पूर्व के मध्य अशोक का समय आता है, कि जैन अनुश्रुति जो बताते हैं अशोक ने बिंदुसार की इच्छा के विरुद्ध मगध के शासन पर अधिकार कर लिया था, तथा सिंहली अनुश्रुति कहती है कि अशोक ने अपने 99 भाइयों की हत्या करके सिंहासन प्राप्त किया था। महाबोधि वंश और तारानाथ के अनुसार सत्ता प्राप्ति के लिए हुए गृह युद्ध में अपने भाइयों को मार करके अशोक साम्राज्य प्राप्त किया। लगभग 4 वर्ष के बाद सत्ता संघर्ष लगातार होते रहे और उसके बाद 269 ईसा पूर्व में विधिवत रूप से अशोक का राज्याभिषेक किया गया।
अशोक के जीवन की प्रारंभिक जानकारी हमें बौद्ध ग्रंथों जैसे दिव्यावदान व सिंहली अनुश्रुति से प्राप्त होती है। दक्षिण भारत से प्राप्त मौस्की और गुर्जरा अभिलेखों से अशोक पुराणों में अशोक वर्धन के नाम से मिलता है। अशोक के विषय में कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां, जैसे दारा प्रथम में देवनाम प्रियम तथा देवनाम प्रियदर्शी उपाधियों से विभूषित किया गया था अशोक को। और राजाभिषेक से पहले अशोक उज्जैन का गवर्नर था, राज्यपाल था। कल्हण की राजतरंगिणी भी बताती है कि अशोक शिव का उपासक था, शिव की पूजा करता था और उसने कश्मीर में बेतस्ता नदी के किनारे श्रीनगर नामक एक नगर को बनाया था। अशोक द्वारा उत्कीर्ण कराए गए अभिलेखों में उसकी एक ही रानी कारुआकी, ये अशोक की रानी थी, इसका उल्लेख मिलता है अशोक द्वारा उत्कीर्ण जो अभिलेख है उसी में। फिर कलिंग युद्ध, राजाभिषेक के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में अशोक ने कलिंग पर आक्रमण किया और इस युद्ध में लाखों लोग मारे गए, लगभग 50,000 लोग बंदी बनाए गए। कलिंग के हाथी गुम्फा अभिलेख से स्पष्ट होता है कि संभवतः इसी समय कलिंग पर नंदराज का कोई राजा राज कर रहा था, तथा कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से विस्तृत जानकारी हमको प्राप्त होती है। कलिंग युद्ध तथा उसके परिणामों के विषय में अशोक के 13वें शिलालेख से हमको पूरी की पूरी जानकारी प्राप्त होती है। विजय मिलने के बाद कलिंग में 2 अधीनस्थ प्रशासनिक केंद्र स्थापित किए। पहला राजधानी तोसली जो उत्तरी केंद्र था और राजधानी देवगढ़ जो दक्षिणी केंद्र था। प्लिनी के अनुसार अशोक ने कलिंग को व्यापार व्यवसाय की दृष्टि से महत्वपूर्ण समझकर इस पर आक्रमण किया था। कौटिल्य अपने अर्थशास्त्र में कहता है कलिंग हाथियों के लिए प्रसिद्ध था। इन्हीं हाथियों को प्राप्त करने के लिए अशोक कलिंग पर आक्रमण किया था। अशोक के जो अभिलेख है उनसे स्पष्ट होता है कि उसका जो साम्राज्य था उत्तर पश्चिम सीमा प्रांत अफगानिस्तान, दक्षिण में कर्नाटक से पश्चिम तक फैला हुआ था। कठियावाड़ और पूर्व बंगाल की खाड़ी तक इसका साम्राज्य फैला हुआ था। असम में अशोक कालीन साक्ष्यों के न मिलने से स्पष्ट होता है कि मौर्य साम्राज्य के बाहर था। अशोक और बौद्ध धर्म का क्या संबंध रहा? अशोक सिंहली अनुश्रुतियों दीपवंश और महावंश के अनुसार अशोक को उसके शासन के चौथे वर्ष निग्रोथ नामक भिक्षु ने बौद्ध धर्म में दीक्षित किया, बौद्ध धर्म की दीक्षा दिया। उसके बाद मोगाली बुद्धिज्म के प्रभाव से वह पूर्ण रूप से बौद्ध धर्म को अपना लिया। दिव्यावदान अशोक को बौद्ध धर्म में दीक्षित करने का श्रेय उपगुप्त नामक बौद्ध भिक्षु को प्रदान करता है। बौद्ध संघ में प्रविष्ट होने के लिए उन्मुख होना बौद्ध साहित्य में भिक्षुगतिक कहा जाता था। अशोक ने अपने शासन के 10वें वर्ष सबसे पहले बोध गया की यात्रा शुरू किया और उसके बाद अभिषेक के 20वें वर्ष लुम्बिनी भी गया। उसने लुम्बिनी गांव को कर से मुक्त कर दिया और वहां केवल जो कर लगता था सबसे कम कर 1/8 कर दिया था लुम्बिनी जाकर के अशोक ने। नेपाल की तराई से अशोक के 2 शिलालेख रुम्मनदेई अभिलेख और नीलगिवा स्तंभ लेख प्राप्त हुए हैं।
अशोक के जो शिलालेख हैं उनके विषय में थोड़ी थोड़ी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। जो प्रथम शिलालेख है अशोक का, उसमें क्या लिखा हुआ है? प्रथम जो शिलालेख है अशोक का, उसमें लिखा है समाज का अर्थ उत्सव से है, उत्सव का निषेध किया गया है। दूसरा, पशु बलि का निषेध किया गया है। तीसरा, सभी मनुष्य मेरी संतान की तरह है, जैसे मैं हूं। अशोक खुद उसमें कहता है वैसे सभी मनुष्य हैं जैसे मैं हूं। ये पहला शिलालेख में अशोक ने अपने शिलालेख में उत्कीर्ण करवाया। दूसरा है द्वितीय शिलालेख में प्रत्यंत राज चेर चोल पांड्य, इसकी चर्चा द्वितीय शिलालेख में है। तथा पशु चिकित्सा और मानव चिकित्सा और लोक कल्याणकारी जो कार्य हैं वे द्वितीय शिलालेख में लिखे गए हैं। तृतीय शिलालेख में महामात्रों अर्थात जो पदाधिकारी थे उनके प्रति पांचवें पर्व और दौरे का आदेश है। तथा राजुक या रजिकों की नियुक्ति की चर्चा है तृतीय शिलालेख में। और जो पांचवा शिलालेख है उसमें धर्म महामात्रों की नियुक्ति एवं कार्य निर्देशन, मौर्यकालीन समाज और वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किया गया है। और जो 11वां शिलालेख है, 11वें शिलालेख में धम्म विजय और उसकी विशेषताओं का वर्णन मिलता है। और जो 12वां शिलालेख है धार्मिक सहिष्णुता को नीति का उल्लेख, ये 12वें शिलालेख में उत्कीर्ण है। 13वें शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। और कुछ पृथक शिलालेख हैं 505 सीमांत यूनानी राजाओं के नाम, जहां अशोक ने अपने धर्म के लिए धर्म प्रचारक भेजे थे। अंतियोक सीरियाई नरेश के पास, मिस्री नरेश तुर्मै के यहां भेजा था, मेसिडोनियन नरेश के यहां भेजा था, एपिरस के यहां भेजा था, सिरीन के यहां भेजा था। इन सभी का उल्लेख और जगह नहीं मिलता है। तो ये रहे अशोक के कुछ प्रमुख शिलालेख, जो जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो शिलालेख है रुम्मनदेही का, वो मौर्यकालीन अर्थव्यवस्था की जानकारी देता है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण शिलालेख है रुम्मनदेही। रुम्मनदेही शिलालेख मौर्य समाज में, मौर्य काल में जो कर की नीति थी अर्थव्यवस्था की, उसकी जानकारी देता है। अशोक का बौद्ध हो जाने का सबसे अच्छा उदाहरण, सबसे अच्छा प्रमाण उसका भाब्रू बैराट राजस्थान से प्राप्त लघु शिलालेख है, जिसमें अशोक स्पष्ट बुद्धतः धर्म, धम्म और संघ का अभिवादन करता दिख रहा है। अशोक बुद्ध का जो धम्म था, संघ था, उसका अभिवादन स्वीकार किया हुआ दिखाया गया है। इससे स्पष्ट होता है कि अशोक बौद्ध होने का सबसे अच्छा प्रमाण वहीं से प्राप्त होता है। अशोक को बौद्ध सिद्ध करने वाला दूसरा जो अभिलेख है वो शासनादेश है। वह शासनादेश कहाँ है? सारनाथ और सांची और कौशाम्बी के जो लघु स्तंभ है उस पर उत्कीर्ण है। इससे दूसरा प्रमाण मिल जाता है कि अशोक बौद्ध धर्म को अपनाया था। सांची और सारनाथ लघु स्तंभ लेख में ये जो संघ था उसमें फूट डालने के विरुद्ध जारी आदेश कौशाम्बी और पाटलिपुत्र के महामात्रों को दिया गया है। उसके अलावा बराबर की पहाड़ियों में अशोक ने जो आजीवक थे उसके निवास के लिए 4 गुफाओं का निर्माण कराया था। ये याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। बराबर की जो पहाड़ियां थी उस पहाड़ियों में अशोक ने आजीविकों के लिए निवास स्थान बनवाया था, और ये 4 थे कर्ण, चौपार, सुदामा और विश्व झोपड़ी के नाम से जाना जाता था।
पहला था कर्ण, दूसरा चौपार, तीसरा सुदामा और अगला विश्व झोपड़ी। इसके बाद थोड़ी संक्षिप्त जानकारी अशोक के धम्म के बारे में। अपनी प्रजा के नैतिक उत्थान के लिए अशोक ने जिन आचार की संहिता प्रस्तुत की उसमें धम्म प्रमुख है। अशोक ने धम्म की जो परिभाषा दी वह राहुलोवाद सूत्र से ली गई है। राहुलोवाद सूत्र में अशोक के धर्म से संबंधित परिभाषा मिलती है। दूसरे और सातवें स्तंभलेख में अशोक ने धर्म की व्याख्या किया है और कहा है अशोक ने कि पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म शुद्धि ही धम्म है। उन्होंने कहा कि पाप से निवृत्ति, विश्व कल्याण, दया, दान, सत्य एवं कर्म, ये सभी शुद्धिकरण ही धम्म कहलाता है। साधु स्वभाव, कल्याणकारी कार्य करना, पाप रहित होना, व्यवहार में मृदुता लाना, दया, दान, सुचिता, प्राणियों का वध न करना, माता पिता एवं बड़ों की आज्ञा मानना, गुरुजनों के प्रति आदर, मित्रों, परिचितों, संबंधी, ब्राह्मण एवं श्रवणों के प्रति दानशीलता रखना व उचित व्यवहार करना, ये सभी उनके धम्म में आते हैं। राज्याभिषेक से संबंधित मास्की के लघु शिलालेख में अशोक ने स्वयं को बुद्ध शाक्य कहा गया है। क्योंकि बुद्ध शाक्य वंश के थे तो राज्याभिषेक से संबंधित जो मास्की के लघु शिलालेख प्राप्त हुए हैं अशोक उसमें खुद को बुद्ध शाक्य माना है। उसके अलावा अशोक के अभिलेख से संबंधित अशोक के समय की जो लिपियां हैं उनकी जानकारी देती हैं। शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा आधुनिक पाकिस्तान के पेशावर में है। हजारा जिले में मनसेहरा, तक्षशिला और लघमान काबुल में, और कंधार में सर-ए-कुना। ये जो खरोष्ठी लिपि है वह शाहबाजगढ़ी और मनसेहरा में है। आर्मेनिक लिपि ये तक्षशिला, काबुल और सर-ए-कुना कंधार में स्थित है। इसके अतिरिक्त समस्त शिलालेख, लघु शिलालेख, स्तंभलेख, ये सभी लेख ब्राह्मी लिपि में उत्कीर्ण है। त्रिगाली सागर अभिलेख बुद्ध कनक मुनि के अस्तित्व को प्रमाणित करता है। अशोक के धम्म का आशय, इसका मतलब है नैतिक उत्थान। अशोक कालीन पश्चिमी शक्तियां जैसे यवन, गांधार, कंबोज इत्यादि का उल्लेख 5वें और 13वें शिलालेख में वर्णित है। उपासक बौद्ध धर्म अशोक के धम्म का मूल स्रोत था जिसका चरम लक्ष्य था स्वर्ग की प्राप्ति करना। स्वर्ग की प्राप्ति करना उपासक बौद्ध धर्म अर्थात अशोक के धम्म का ये मूल स्रोत था। अशोक के सभी शिलालेखों का विषय प्रशासनिक था जबकि रुम्मनदेई अभिलेख का विषय आर्थिक था। कौशाम्बी तथा प्रयाग के स्तंभों में अशोक की रानी कारुआकी द्वारा दान दिए जाने का उल्लेख भी प्राप्त होता है। इसे रानी का अभिलेख भी कहा जाता है। सोहगौरा और महास्थान अभिलेख में अन्न भंडार के विषय में जानकारी भी प्राप्त होती है। राज्य के कर्मचारियों, प्रादेशिक राजुक तथा मुक्तकों को प्रति 5वें वर्ष धर्म प्रचार हेतु यात्रा पर भेजा जाता था जिसे लेखों में अनुसंधान कहा गया, उसे अनुसंधान कहा जाता था। धम्म महामात्र राजाभिषेक के 14वें वर्ष 13वें वर्ष के बाद अशोक के नवीन कर्मचारियों धम्म महामात्र की नियुक्ति की जिनका मुख्य कार्य था जनता में धर्म का प्रचार, कल्याणकारी कार्य करना। 7वें स्तंभलेख में उत्कीर्ण अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश था। इसके अतिरिक्त
श्रम श्रावण 7वें स्तंभ लेख में उल्लेखित अशोक द्वारा जनता को दिया गया धर्म संदेश धर्म श्रावण कहलाता था। अशोक ऐसा पहला शासक था जिसने अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को संबोधित किया। वह अभिलेखों के माध्यम से अपनी प्रजा को बताना चाहता था कि उसकी प्रेरणा पाकर के ईरानी शासक दारा प्रथम डेरियस से मिली। 1750 ईस्वी में टिफेंथलर ने सबसे पहले दिल्ली में अशोक के स्तंभ का पता लगाया, किंतु अशोक के अभिलेखों को सर्वप्रथम जेम्स प्रिंसेप ने 1837 में पढ़ा। अशोक की राजकीय घोषणाएं जिन स्तंभों पर उत्कीर्ण है साधारणतः लघु स्तंभ लेख कहा जाता है तथा गुहा लेख धार्मिक सहिष्णुता का परिचायक है। अशोक के आदेशों लेखों में उसकी दूसरी पत्नी कारुवकी का जो राजकुमार तीवर की माता थी और उसके पौत्र दशरथ का उल्लेख भी प्राप्त होता है। तो आइए ये जो मौर्यकालीन उच्च अधिकारी थे उनसे संबंधित जो विभाग था उसको समझ लेते हैं। मंत्री जो था उस समय प्रधानमंत्री कहलाता था और जो पुरोहित होता था वो भी प्रधानमंत्री कहलाता था। मंत्री और पुरोहित दोनों प्रधानमंत्री कहलाते थे और जो सेनापति था यो युद्ध विभाग का मंत्री होता था और जो युवराज थे वो राजा का उत्तराधिकारी होता था, उत्तराधिकारी युवराज कहलाता था। समाहर्ता ये था राजस्व विभाग का प्रधान। राजस्व विभाग का प्रधान ये समाहर्ता कहलाता था या इसे वित्त मंत्री भी कहते थे। अगला है सन्निधाता। सन्निधाता राजकीय कोषाध्यक्ष था। खजाने का जो मालिक था वो सन्निधाता कहलाता था। प्रदेष्टा यह फौजदारी न्यायालय का न्यायाधीश होता था जिसे कमिश्नर कहते थे। नायक वह था जो सेना का संचालन करता था और नगर रक्षा करता था। कर्मांतिक वह उद्योग और कारखानों का अध्यक्ष होता था। दंडपाल पुलिस का अधिकारी होता था। व्यवहारिक ये जो व्यवहारिक था वो नगर का प्रमुख या न्यायाधीश कहलाता था। नागर नागरक नागरक ये नगर का प्रमुख अधिकारी होता था जिसे कोतवाल कहते थे। दुर्गपाल ये राजकीय दुर्ग रक्षकों का अध्यक्ष होता था। अंतपाल ये सीमावर्ती दुर्गों का रक्षक होता था। आटविक ये वन विभाग का प्रधान होता था। दवारिक यह राजमहलों की देखरेख करने वाला प्रधान होता था। उसके अलावा आंतरवर्षिक यह अंतपुर का अध्यक्ष करता था। मंत्री परिषदाध्यक्ष यह परिषद का अध्यक्ष होता था। मंत्री परिषद के नीचे द्वितीय श्रेणी के जो पदाधिकारी होते थे उन्हें अध्यक्ष कहा जाता था। अर्थशास्त्र में 26 अध्यक्षों का उल्लेख है और लक्षणाध्यक्ष जो होता था वो मुद्रा और टकसाल का अध्यक्ष होता था जो सिक्के जारी करता था। तो सिक्के जारी करने वाले को लक्षणाध्यक्ष या मुद्रा या टकसाल का जो अध्यक्ष होता था वो लक्षणाध्यक्ष कहलाता था। इसके बाद पौतवाध्यक्ष यह माप तौल का अध्यक्ष होता था। शुक्लाध्यक्ष शिवराज की धन जुर्माना आदि कार्यों का अध्यक्ष होता था। सीताध्यक्ष शिवराज की कृषि विभाग का अध्यक्ष होता था। आकाशाध्यक्ष शिव खानों का अध्यक्ष होता था। विविताध्यक्ष चारागाहों का अध्यक्ष होता था। पणियाध्यक्ष यह व्यापार वाणिज्य का अध्यक्ष होता था। नवाध्यक्ष नौसेना का अध्यक्ष होता था। सुनाध्यक्ष यह बूचड़ खाने का अध्यक्ष होता था। संस्थाध्यक्ष यह व्यापारिक मार्गों का अध्यक्ष होता था। गणिकाध्यक्ष यह वेश्याओं का निरीक्षक होता था। लवणाध्यक्ष यह नगर का अधिकारी होता था। मुद्राध्यक्ष यह पासपोर्ट विभाग का अध्यक्ष होता था। उसके बाद महामात्रा परसण
यह गुप्त दफ्तर खुफिया पुलिस और सूचना विभाग का अध्यक्ष होता था। सूत्राध्यक्ष ये रुई कातने, कपड़ा बुनने जो उद्योग थे उनका संचालन करने वाला अध्यक्ष होता था। यूनानी लेखकों ने इन अध्यक्षों को मजिस्ट्रेट कहा है, मजिस्ट्रेट की संज्ञा से विभूषित किया है। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। इसके बाद के वीडियो में मौर्य काल से संबंधित पतन और मौर्य शासन से संबंधित जानकारी आपको नेक्स्ट वीडियो में दी जाएगी। आज के लिए बस इतना ही। आप सभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, शेयर तथा लाइक भी अपने दोस्तों में करें ताकि इतिहास से संबंधित विषय के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न तैयार किए जाएं आप सबके वीडियो में प्राप्त होते रहें और आप लोग परीक्षा की सफलता में अग्रणी रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।